हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय फिज़िक्स क्लास। तो आज के क्लास में मैं कंटिन्यूएशन करूंगा जो चैप्टर 1 का चल रहा है। पिछले क्लास में मैंने बताया था अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, और उसका पहला जो एप्लीकेशन था वो मैंने बताया था जो कि है लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए, यानी कि एक लाइन के ऊपर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहे तो उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। और आज हम ये बात करेंगे कि एक अगर चार्ज शीट है उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसके ज़रिए जनरेट होगा, और एक स्फेरिकल शेल में क्या होगा। तो ये सब चीज़ डिस्कशन करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, तो पहला जो मैंने बनाया था जो 1 था वो था एक लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, और आज का जो है वो है एक सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना। एक हमारे पास एक प्लेन शीट है, एक प्लेन ऐसे एक प्लेन शीट है जो कि इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, और इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज पूरा रखा हुआ है। यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है चार्ज्ड, इसकी वजह से इसके आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम निकालेंगे किसकी एप्लीकेशन से, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये होगा। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा मैंने ले लिया है, सिग्मा कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ये हमने ले लिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो मैंने लिया है वो मतलब कि दोनों साइड में जो भी चार्ज है उस टोटल को, मतलब एक प्लेन शीट है उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड मिला के ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने लिया है। और तो फिर देखो अब गॉसेस लॉ हमारा क्या कहता है। गॉसेस लॉ का जो फॉर्मूला है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना वो होता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds और इक्वल टू होता है Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। Q एनक्लोज्ड क्या है, Q एनक्लोज्ड है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं हमारे सुविधा अनुसार। जैसे यहाँ पे मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया है, एक सिलिंड्रिकल शेप छोटा सा, और ऊपर और नीचे जो फ्लैट सरफेसेस है इस सिलेंडर का वो मैंने लिया है ds। तो ये हमारा है गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस हम लेते हैं अपने सुविधा अनुसार, उसके ऊपर गॉसेस लॉ हम अप्लाई करते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम निकालते हैं। तो चलिए इस पे देखते हैं कि कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हियर ओनली फ्लैट सरफेसेस ऑफ इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट्स टू द फ्लक्स बिकॉज E एंड ds हैव सेम डायरेक्शन। अब देखो क्या है कि E डॉट ds का क्या मतलब होता है, E ds cos थीटा है ना। अब देखो यहाँ पे जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलते हैं ऐसे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अंदर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे है ना, इस तरह से, या फिर ऐसे करके नीचे भी आएंगे, इस तरह से होगा। यानी कि जो ds जो सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस और ये जो नीचे वाला सरफेस है, ये जो सरफेस है तो उसका जो सरफेस एलिमेंट होगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है ना उसके नॉर्मली आउटवर्ड एक एरिया वेक्टर हम कंसीडर करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सरफेस है उसको हम वेक्टरियली कंसीडर करते हैं, मतलब सरफेस इज ट्रीटेड एज वेक्टर, यहाँ पे हम वो करते हैं फिजिक्स में। तो यहाँ पे जो ds है, ds जो मैंने ये एरिया दिखा है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ds वेक्टर होगा, और वो इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पे क्या है कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो डायरेक्शन जिधर है और ds का भी डायरेक्शन उधर ही है, यानी कि E डॉट ds जो हो जाएगा वो हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री। अब cos 0 का वैल्यू है 1, तो ये हो गया E ds। अब अगर हम कर्व्ड सरफेस को लें, एक सिलेंडर जो है उसका जो कर्व्ड सरफेस है, यानी कि ये वाला जो भी सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसका जो नॉर्मल होगा, यहाँ से जो नॉर्मल निकलेगा यानी कि एरिया वेक्टर निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ नॉर्मल होगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ काम कर रहा है, ऊपर या फिर नीचे है ना, और यहाँ पे ये इस तरफ काम करेगा, यानी कि यहाँ पे आउटवर्ड ऐसे नॉर्मली ऐसे करके निकलेगा
है ना, यानी कि ये अगर मान लो सिलिंड्रिकल ये कर्व सरफेस हुआ तो इस तरह से वो निकलेगा, है ना। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो फिर क्या हो जाता है, वो परपेंडिकुलर हो जाता है, इसीलिए ई डॉट डी एस हो जाएगा ई डी एस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा और फिर ये 0 हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन में कौन आता है, वो आता है ऊपर और नीचे के सिर्फ दोनों ही सरफेस। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं कि 2E इंटू डी एस। अब देखो ये जो सरफेस एरिया है उसी को हमने ds माना है, तो इसीलिए ये क्लोज्ड इंटीग्रल ds जो है इसी को हमने क्या किया है कि ds ले लिया है। इस पे कुछ और भी नाम रखा जा सकता है, जैसे कि अगर ये ले लो कि ये सरफेस एरिया s है तो फिर इंटीग्रेशन ds को s भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे बस ds ही रखा है। तो 2 इंटू ई डी एस, 2 क्यों, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस एक और नीचे वाला सरफेस एक, और दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिल्कुल सेम होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्टेंस है ds और इधर ds दोनों सेम डिस्टेंस पे है चार्ज प्लेट से। तो यहाँ पे 2ds लिया है इसलिए, और q एनक्लोज बाय 0। अब q एनक्लोज कितना होगा, ये q एनक्लोज होगा कितना, तो देखो सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो यूनिट एरिया में अगर सिग्मा चार्ज होता है तो फिर ds एरिया में कितना चार्ज होगा, ये जो ds एरिया यहाँ पे दिख रहा है उसमें कितना चार्ज होगा, उसमें चार्ज हो जाएगा सिग्मा ds। तो यहाँ पे इसलिए q एनक्लोज की जगह पे मैंने लिखा है सिग्मा ds, है ना, क्योंकि सिग्मा ds ये हो गया टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो फिर यहाँ से बहुत ही आसानी से ds और ds कट जाएगा और E इक्वल टू आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर फैक्टरियली हम इसको लिखते हैं तो ई वेक्टर इक्वल टू दिस, और यहाँ पे एक एन कैप देते हैं जहाँ पे एन कैप कौन सा डायरेक्शन में होगा, तो देखो दिस इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट, यानी कि ये अगर सरफेस प्लेन होता है तो इसके साथ बिल्कुल नॉर्मल होगा, और गोइंग अवे मतलब यहाँ से यहाँ इधर जाएगा या फिर यहाँ से इधर जाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और वैल्यू कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारा हो गया। अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, उसका जो थर्ड है वो उस पर आते हैं। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पे एक थिन स्फेरिकल शेल मतलब कि जैसे एक फुटबॉल हो गया, मान लो अब फुटबॉल मान लो लोहे का है, मतलब एक शेल जैसा है ना, अंदर वाला हिस्सा क्या है, खाली है। तो इस तरीके से अगर मेटल का हम एक शेल उसको इमेजिन करें और ये मान ले कि उसका जो सरफेस में पूरा जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू होगा, वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसके 3 केसेस हम लेंगे। तो पहला वाला जो केस है वो हम लेंगे आउटसाइड पॉइंट में, यानी कि जो स्फेरिकल शेल है उसके आउटसाइड पॉइंट में। तो यहाँ पे देखो ये जो कैपिटल R वाला रेडियस है, ये जो स्फेरिकल शेल है हमारा उसका रेडियस कैपिटल R है, और इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ऐसे दे दिया है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है। और P एक जो पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है यहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए आसान होगा कि हम एक स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्मॉल r क्या है, सेंटर से जो स्फेरिकल शेल है उसके सेंटर से P का डिस्टेंस है स्मॉल r। तो हम क्या करेंगे, उस स्मॉल r रेडियस को लेके एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर देंगे जो डॉटेड लाइन से देखो दिखाया गया है। अब हम इस सरफेस के ऊपर गॉसेस लॉ हमारा अप्लाई करेंगे। तो देखो गॉसेस लॉ हमारा ये है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हर एक पॉइंट को पकड़ लो गॉसियन सरफेस में, ये जो गॉसियन सरफेस है ये पूरा है, इसके हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिल्कुल सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल ये जो स्फेरिकल शेल है उससे बिल्कुल सेम दूरी पे है, सेम डिस्टेंस पे है। तो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वैल्यू जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो टर्म होता है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं, इसलिए ये देखिए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब कौन सा बचा रह गया, इंटीग्रेशन ds। अब यहाँ पे देखो E डॉट ds है। अब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और सरफेस एरिया का मतलब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, इसलिए E डॉट ds जो होगा वो हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, यानी कि सिर्फ E ds। तो इसलिए मैंने E ds लिखा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ds जो है, इंटीग्रेशन ds जो है, और हाँ यहाँ पे देखो मैंने ये मान लिया है कि देखो यहाँ पे Q जो है कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल। जो स्फेरिकल शेल है उस पर क्या है, टोटल चार्ज कितना है
Q है। तो यहाँ पे Q इनक्लोज्ड कितना होगा, यहाँ पे जो Q इनक्लोज्ड रहता है वो कितना होगा। तो देखो गॉसियन सरफेस ये बड़ा वाला सरफेस है, तो देखो ये बड़ा वाला सरफेस जो है उसके भीतर पूरा ये चार्ज हो जाता है, यानी कि टोटल जो चार्ज होगा वही चार्ज इनक्लोज्ड होगा। यानी कि यहाँ पे मैंने ये Q लिख दिया है, यहाँ पे मैंने Q लिख दिया है। और फिर देखते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ds, इसका क्या मतलब होता है। ds का क्या मतलब होता है, ds का मतलब है कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें ही एक छोटा सा एरिया हम लेते हैं ds, इस तरह से एक छोटा सा एरिया हम लेते हैं ds। तो ऐसे ds करके हम क्या करेंगे, जो पूरा जो एरिया है वो हम ले लेंगे। तो यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रल ds हो जाता है हमारा जो टोटल गॉसियन सरफेस है उसका एरिया, तो वो हो जाता है 4πr²। हम लोग जानते हैं r है क्या, रेडियस है इसका, गॉसियन सरफेस का रेडियस। तो Q/ε0, तो फिर क्या होगा, E इक्वल टू हमारा आ गया 1/4πε0 Q/r²। तो ये हमारा आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन आउटसाइड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल शेल। तो ये हमारा आ गया। तो ये पहला केस हो गया। अब सेकंड केस देखते हैं इनसाइड पॉइंट में। इनसाइड पॉइंट में क्या है, जो स्मॉल r होगा वहाँ वो लेस देन r होगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो बड़ा वाला स्फीयर है ये हमारा स्फेरिकल शेल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरा एकदम रखा हुआ है। और हमारा जो P पॉइंट अब है वो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे है P पॉइंट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है P पॉइंट। तो यहाँ से ये डिस्टेंस ये r हो गया। तो हम यहाँ पे क्या किए कि इसके अंदर जो है इस r रेडियस के इक्वल रेडियस लेके हम ये ड्रॉ कर दिया, ये गॉसियन सरफेस हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। अब देखो E और E.ds, अब मेन यहाँ पे चीज़ क्या है, Q इनक्लोज्ड। ये जो Q इनक्लोज्ड है ये हमारा यहाँ पे मेन है। अब यहाँ पे Q इनक्लोज्ड है कितना, Q इनक्लोज्ड कितना होगा। तो देखो जो भी चार्ज है वो तो बिल्कुल बाहर है, सिर्फ बाहर ही सिर्फ मेटल है, अंदर वाला हिस्सा तो खाली है ना। पूरा जो स्फीयर है सिर्फ बाहर के पोर्शन में वहाँ पे चार्ज है, अंदर में तो कोई चार्ज है ही नहीं। यानी कि जो अंदर वाला जो गॉसियन सरफेस होगा उसके अंदर कितना चार्ज होगा, कुछ भी चार्ज नहीं, यानी कि ज़ीरो चार्ज होगा। इसलिए यहाँ पे जो Q इनक्लोज्ड है वही हो गया ज़ीरो। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ये ds तो ज़ीरो है नहीं, है ना, क्योंकि इसका तो एक एरिया है गॉसियन सरफेस का। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। यानी कि कोई भी एक स्फेरिकल शेल अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा। तो चार्ज स्फेरिकल शेल, उसके अंदर ये ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, वो है सरफेस पॉइंट। अगर जो हमारा स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, तो उसके अगर सरफेस पे एक पॉइंट होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो यही होगा कि जो सरफेस वाला जो है, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कि इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रल ds जो होगा वो हो जाएगा 4πR², क्योंकि इसका रेडियस है R। और पूरा जो चार्ज है वो सरफेस पे ही है, यानी कि Q इनक्लोज्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा Q। दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल। तो यहाँ से आ जाएगा Q इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ये हमारा आ गया। तो इस तरह से तीनों केस हमने देख लिया। अब हम चले जाएंगे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स में चले जाएंगे कि न्यूमेरिकल्स हम ये जो फार्मूला है, ये जो हमको जो फ्लक्स निकालने का जो मेथड्स मिला है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला है, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, तो पहला वाला ये देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ दिस न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो ये वही प्रॉब्लम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि एक लाइन हमारा है और यहाँ पे पूरा चार्ज है, इस लाइन पे पूरा चार्ज है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या, देखो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये देखा जाता है कि कौन कौन सा चीज़ प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड हमारे पास कौन कौन सा क्वांटिटी है, क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम लिख देंगे उसके सिंबल के साथ। मतलब जो चीज़ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा से हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इस तरह से लिख देंगे कि कौन कौन सा चीज़ दिया हुआ है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला उस पर अप्लाई होगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये जो लाइन चार्ज है इसके यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है
आर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम मीटर में करेंगे तो ये 0.04 मीटर में आ गया, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन हो रहा है। और तो फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है ये मैंने बताया था पिछले क्लास में, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इन लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, उसमें जो था, तो ये उसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे सिंपली। तो क्या करेंगे हम कि तो यहाँ से जो हमको क्या निकालना है, देखो कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे ये लिख दिया है, और ऊपर नीचे अगर 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाता है 4πε0, और यहाँ पे 2 आ गया। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि 4πε0 जो है इसका जो वैल्यू है वो याद करने के लिए आसान है, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ होता है, तो इसीलिए इसको किया गया है। तो ये वैल्यू हमने बैठा दिया 1/this, क्योंकि 1/4πε0 इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो फिर ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ई का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से पुट कर दो, और यहाँ से जो आर का वैल्यू ये सब पुट कर दो, तो ये हमारा आंसर आ जाता है ये कूलम पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ए लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्जिंग हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो देखो यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, लाइज इन द XY प्लेन। तो यहाँ पे देखो चार्ज शीट का प्रॉब्लम है, जो अभी भी मैंने बताया, जो सेकेंड वाला एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ उसका। तो तो ये जो चार्ज जो शीट है उसका वो कहाँ पे है, XY प्लेन पे है। XYZ तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे XY प्लेन के ऊपर वो है चार्ज शीट। तो कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस दिस if the normal to the circular area makes an angle 60 डिग्री with the z axis। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो फ्लक्स हम लोग निकालते हैं वो होता है E.ds, या फिर डेल्टा S यहाँ पे लिख सकते हो, तो डेल्टा या D कुछ भी लिखो, तो E.ds cos थीटा। अब देखते हैं कि यहाँ क्या है कि अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, ये जो हमारा चार्ज जो प्लेट है या शीट है, इसके सामने इसके आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया, वो है σ/2ε0। अगर याद नहीं है तो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो है इसका कितना आया था, इसका आया था ये σ/2ε0 आया था ना। चलो अब प्रॉब्लम पे वापस चलते हैं। तो हाँ, तो σ/2ε0 आया था। अब सर्कुलर एरिया इसी पे कह रहा है कि इसी पे जो है एक सर्कुलर एरिया है, उसका तो एरिया कितना वो होता है πr², इसका रेडियस दिया हुआ है, तो फाई कितना हो जाएगा, तो ई का वैल्यू पुट कर दिया, और ds का डेल्टा एस का वैल्यू पुट कर दिया, और cos थीटा लिख दिया। अब सिग्मा दिया हुआ है यहाँ पे, ε0 का वैल्यू ये याद अगर रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो फिर 4πε0 का याद रखो और 4π से उसको मतलब डिवाइड कर दो, इस तरह से भी कर सकते हो। रेडियस दिया हुआ है 0.1 मीटर, और थीटा भी दिया हुआ है 60 डिग्री है, क्योंकि थीटा दिया हुआ है ना कि इसका जो ये सर्कुलर जो हमारा एरिया है उसका जो नॉर्मल है, यानी कि उसका जो एरिया वेक्टर है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल कर रहा है। तो बस अब जो भी है सारा फॉर्मूला इस पर पुट कर देते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ दिया हुआ है सब कुछ पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि दो प्लेट्स दिया हुआ है, दो प्लेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक में प्लस सिग्मा एक में माइनस सिग्मा, यानी कि यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे पूरा जो है पॉजिटिव चार्ज है, और वहाँ पे पूरा यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज है। अब कह रहा है कि जो ये प्लेट का ये वाला जो रीजन है, यानी कि रीजन 1, इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये जो बीच में है यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये हम एक एक करके देखेंगे। अब देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है कि एक चार्ज शीट अगर है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब नियर, ठीक है, बहुत दूर नहीं लेकिन नियर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/2ε0। अब देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस सिग्मा, तो इसकी तो पहले ये वाला रीजन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, लेफ्ट यानी कि ये वाला रीजन हम देखेंगे। तो ये वाले रीजन में क्या होगा कि
ये जो प्लस सिग्मा है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, अब देखो प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलते हैं, यानी कि इधर होगा, इधर होगा। अब ये जो माइनस है इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ही होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। इस डिस्टेंस को इग्नोर करो, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये बहुत ही मतलब नज़दीक हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के कारण बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो ये एक बात है, तो सेम तो अब वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो वो इधर होगा उसका डायरेक्शन, यानी कि ये दोनों होगा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो राइट हैंड साइड है इस एरिया में भी सेम केस है, ये माइनस चार्ज है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ से यहाँ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो प्लस चार्ज है इसके वजह से यहाँ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब बीच वाले में जो है इसमें देखिए क्या होगा, इसमें डबल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ ये इधर से भी जाएगा, और ये वाला जो चार्ज प्लेट है इसकी वजह से भी इधर जाएगा, है ना। ये मान लो प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। अब ये माइनस चार्ज है इसकी वजह से भी इधर ही जाएगा, तो क्या होगा, वो दोनों प्लस हो जाएगा। तो वो दोनों जब प्लस हो जाता है तब ये हो जाता है, देखिए बिटवीन द प्लेट्स जो है वो क्या हो जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, क्योंकि दोनों प्लस हो गया। नॉर्मली क्या होता है, देखिए ई इक्वल होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, तो इसको डबल कर दो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 2 अगर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, तो ये हमारा आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। इसका वैल्यू जो दिया हुआ है उसको पुट कर दो और ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, ये घर में कर सकते हो, है ना। और ये कुछ प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, यहाँ से घर में कर सकते हो। ये प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम ज़रूर प्रैक्टिस करना है घर में, है ना। प्रॉब्लम ज़रूर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है फिज़िक्स में, नहीं तो सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके का एक है कि यहाँ पे कुछ चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। देखो Q1 Q2 Q3 है ना, यानी कि Q एनक्लोज्ड कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो ये भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है यहाँ से। और मेरा देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा। तो वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं उसको दे दूँगा वहाँ पे। ओके, और ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट। ये वाला प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं कि S1 एंड S2 आर 2 पैरेलल कंसेंट्रिक स्फीयर्स क्लोजिंग चार्जेस। तो देखो ये S1 और S2 जो है ये दोनों स्फेरिकल शेल है दोनों, और इसके अंदर Q चार्ज है और इसके अंदर 2Q चार्ज है। इसके अंदर Q चार्ज है, इसके अंदर 2Q चार्ज है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो S1 के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा और S2 के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इसका कंपैरिजन मांगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि देखो अब देखो S1 जो स्फीयर है, हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं कि फाई जो होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ वो होता है Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। अब Q एनक्लोज्ड इसको हम देखना है कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड करता है। अब अगर हम इस छोटे स्फीयर को देखें S1 को, तो इसके अंदर कितना चार्ज है, Q है, तो कितना फ्लक्स उसके बाहर आएगा। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर इसमें अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो फ्लक्स क्या होगा, ऐसे आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बाहर की तरफ फ्लक्स निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे Q एनक्लोज कितना है, कैपिटल Q, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, Q बाय एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, देखो φ1 इसको हमने नाम दिया है Q बाय एप्सिलॉन 0। अब देखो ये जो सेकंड वाला स्फीयर है, बाहर वाला स्फीयर, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसका अंदर कितना मतलब Q एनक्लोज्ड वो कितना होगा। तो देखो अंदर ये है Q और फिर यहाँ पे है 2Q, तो टोटल कितना हो गया 3Q।
यानी कि यहाँ पे जो phi2 होगा यहाँ पे हो जाएगा 3q/ε0। तो दोनों फ्लक्स निकल गया। अब इसका रेशियो कर दो, हो गया phi1/phi2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, ये आ गया। अब क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में, इसको देखते हैं। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। अब देखो इनसाइड S1 मतलब कि S1 के अंदर, ये S1 जो है इसके अंदर में ये जो हिस्सा है इसमें पहले क्या था, एयर था। अब कह रहा है कि एयर की जगह पे यहाँ पे कोई एक डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम इसको भर दिया जाए, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें भर दिया जाए, मतलब एयर नहीं है, कोई सॉलिड हो सकता है या कुछ लिक्विड हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ भर दिया जाए, तो फिर मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हाँ, तो फिर देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक मिनट, तो देखो यहाँ पे अगर हम क्या करें कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम K से भी लिख सकते हैं या फिर εr जिसको कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी वो भी कह सकते हैं। तो जो K का वैल्यू होता है वो होता है ε/ε0। अब एप्सिलॉन क्या है, वो है उस मीडियम का परमिटिविटी, और ε0 क्या है, फ्री स्पेस या फिर एयर उसका परमिटिविटी। तो ε/ε0 वो हो जाता है K का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग देखें इस phi1 को, तो अगर देखो ये जो एक्सप्रेशन आया है वो कब आया है, जब उसके अंदर जो स्फीयर के अंदर एयर था, तो इसलिए ε0 मैंने लिखा है। अगर वहाँ पे कुछ और होता तो वहाँ पे हम क्या लिखते, वहाँ पे इसका जो है एप्सिलॉन लिखते, यानी कि उस मीडियम का जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन हो जाता है K इंटू ε0, यानी कि एप्सिलॉन अगर होता है, ये अगर हो जाता है Q/ε, तो उसको हम क्या लिख सकते थे, उसको हम लिख सकते थे कि Q डिवाइडेड बाय K∈0 लिख सकते हैं, K∈0 इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं K∈0। क्यों, क्योंकि K होता है ε/ε0, K इक्वल टू ε/ε0। तो एप्सिलॉन कितना हो गया, K इंटू ε0। तो इसलिए यहाँ पे देखो तो फिर क्या हो जाता है, तो Q/ε0 पहले से था, नीचे K आ गया, यानी कि यहाँ पे जो अभी नया वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 1/K इंटू E, है ना, एक नीचे एक K आ जाएगा, यानी कि K हो जाता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, यानी कि जो phi1 का वैल्यू आ जाएगा, phi1 का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 1/K Q/ε0। अब K का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो इसलिए Q/5ε0, तो ये हो गया। तो देखो फ्लक्स का जो है वैल्यू वो घट गया। तो याद रखना अगर डाइलेक्ट्रिक कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक अगर यूज़ किया जाता है फ्री स्पेस के अलावा, तो उसका फ्लक्स जो है वो घट जाता है, क्योंकि देखो नीचे 5 आ जाता है, यानी कि नीचे K आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आ जाता है। तो आज का लेक्चर यही तक था। आज का जो पार्ट है वो मतलब आखिरी पार्ट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका जो भी टॉपिक है वो मैंने समझाया है और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया है। तो अगर कुछ बाद में मुझे एडवांस टॉपिक पढ़ाना होगा या फिर एडवांस न्यूमेरिकल्स कराना होगा मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन बेसिक जो अगर चीज़ हम देखें, यानी कि मूलभूत जो भी चीज़ें हैं वो मैं करा चुका हूँ इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट डे से मैं अगला चैप्टर शुरू करूँगा, चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू करूँगा। तो आप लोग मुझे बताएं कि ये जो पढ़ाई है वो कैसा आपको लग रहा है। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जो भी फिज़िक्स का पढ़ाई कर रहे हैं। ये सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं, ये और भी जैसे कि मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी ये काम आएगा, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप उसका एडवांस चीज़ें भी कर सकते हैं, MCQ सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड क्या, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कई लोग देखते हैं कि बेसिक ठीक ठाक नहीं है और MCQ सॉल्व करने चलते हैं एक के बाद एक, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो और फिर एडवांस में जाओ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसको बिल्कुल शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा और फिज़िक्स का क्लास चलता रहेगा यहाँ पे, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो आज का क्लास यही तक है और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सब लोग अच्छा रहिए। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।